Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College उत्तरकाशी। स्टूडेंट्स, हमारे जेनेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम हिस्ट्री ऑफ मैंडल एंड हिज लॉ इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, जो कि बीएससी 6th सेम के लिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पेपर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स में अगर हम मैंडल को स्टडी करते हैं, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंडल ने इतना अच्छा वर्क करा था, अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जिसके कारण कि आज हम जेनेटिक्स को इतना ब्रॉडली स्टडी कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ मैंडल को देखेंगे। मैंडल कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, studied inheritance of pea plant, said the inheritance followed certain laws. His laws were not well accepted at first. तो मैंडल जो थे उनको क्या कहा जाता है, उनके जो वर्क था उसके बेस पर उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया था, मटर के पौधे पर कैरेक्टर्स को स्टडी किया था कि किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे कैरेक्टर्स पास आउट होते हैं। तो इसी बेस पर, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे और उन्हें एक बुक पर समराइज़ किया था। स्टार्टिंग में मैंडल का जो वर्क था उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उस समय जो चार्ल्स डार्विन थे उनकी थ्योरी जो थी वो वेल एक्सेप्टेड हो रही थी, लोग चार्ल्स डार्विन को बहुत ज़्यादा जान रहे थे। तो इस समय मैंडल ने अपनी बुक को पब्लिश किया था, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उसके डाटा को स्टैटिकल एनालिसिस के फॉर्म में प्रस्तुत किया था, जिससे कि लोगों ने समझा नहीं और किसी ने भी ये नहीं जाना कि ये वर्क कितना इम्पॉर्टेंट था। मैंडल ने अपना जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन था वो 1856 में शुरू किया था और 1863 तक अपने वर्क को पूरा करा था। यानी कि उन्होंने 7 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत मेहनत करी। एट लास्ट उन्होंने अपने जो इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट थे 1865 में उनको पब्लिश किया। तो इस तरह से बहुत लंबा टाइम पीरियड बीत गया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक समरी के फॉर्म में दिया था और एक बुक उन्होंने, अपना पेपर सबसे पहले उन्होंने पब्लिश किया था प्रोसीडिंग्स ऑफ द सोसाइटी में 1866 में, लेकिन उनके पेपर पर किसी की भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। तो इस वजह से मैंडल काफ़ी डिमोरलाइज हो गए थे कि मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन इसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं रहा, किसी भी लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। और इन्होंने जो अपना पेपर था वो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करके प्रस्तुत किया था। तो मैंडल की जो अर्ली लाइफ थी उसमें देखिए, मैंडल मोरेवियन थे। 1822 में चेकोस्लोवाकिया में 22 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था इसमें इनके फादर जो थे वो पीसेंट थे, पीसेंट मीन्स खेतीहर किसान थे, और जो इनके ग्रैंडफादर थे वो एक गार्डनर थे। मैंडल ने जो उनकी शुरुआती पढ़ाई थी वो स्टार्टिंग में एक प्रिस्ट के द्वारा हुई थी, बाद में फिर इनको इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी इन ओलंपिया में एडमिट कराया गया था, लेकिन फाइनेंशियली इनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने के कारण ये जो थे वहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी को क्या कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था। उसके बाद फिर ये वापस जो है ब्रून की एक मॉनेस्ट्री में आ गए थे। मॉनेस्ट्री मीन्स मठ होता है, उस समय मठ हुआ करते थे जिनमें कि स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी कराई जाती थी। तो वहाँ पर इन्होंने फिर अपना क्या करा, स्टडी जो है वो शुरू करा था। तो ये इंटरेस्टेड थे गार्डनिंग में, तो वहाँ पर इनको क्या करा गया था, गार्डन का इंचार्ज बना दिया गया था और वहीं पर इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया था, ग्रेगर लगाया था। और 1857 में जो है ये एक प्रीस्ट बन गए थे। अब वहाँ पर रहते हुए, उस मॉनेस्ट्री में रहते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई को लगातार चालू रखा था और 4 साल के बाद इनको उसी मठ के द्वारा कहाँ भेज दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिया में भेज दिया गया। यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी की स्टडी की थी। बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर ये वापस वहाँ पर लौटे
तो फिर इनको क्या करा गया वहाँ पे एज अ नेचुरल साइंस का टीचर अपॉइंट वहाँ पे कर दिया गया था। तो ये तो इनकी लाइफ हिस्ट्री थी। और इस लाइफ हिस्ट्री के दौरान फिर इन्होंने क्या करा, 1856 में जो है वो अपना जो गार्डन का इंचार्ज इनको बनाया गया था, उसी छोटे से गार्डन में इन्होंने क्या करा, मटर के पौधे लगाए और उन पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करा। एक्सपेरिमेंट शुरू करना जो था वो इनका बचपन का इंस्पायरेशन था। बचपन में जब ये गार्डनिंग को देखा करते थे तो इनके मन में कई तरह के सवाल उठते थे कि फूल के रंग अलग अलग क्यों होते हैं, अलग अलग तरह की फ्लावर्स क्यों पैदा होते हैं, और इस तरह से इंसानों को भी वो देखा करते थे। तो उनके मन में सवाल उठते थे कि जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के जैसे संतान क्यों होती हैं। तो इस तरह के कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इन्होंने क्या करा, उस छोटे से गार्डन में अपना एक एक्सपेरिमेंट शुरू करा, जिसमें इन्होंने क्या करा था, गार्डन पी को चूज़ करा था, मटर के पौधे को चूज़ करा। इसका कारण था क्योंकि इसके इन्होंने 4 कारण भी दिए हैं। देखिए, जैसे दे वर ईजी टू ग्रो और प्रोड्यूस न्यू generations quickly, P had easily distinguishable characters और was able to strictly control the breeding patterns of his pea। तो क्या था, पी का जो प्लांट था वो जल्दी जल्दी ग्रो करता था, उसमें हम कई पीढ़ियों को स्टडी कर सकते थे कुछ समय के अंतराल में। और इसमें क्या थे, कुछ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, जैसे कि क्या होते हैं मटर में, मटर का पौधा जो होता है वो लंबा है, छोटा है, उसके कलर्स में डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके फ्लावर्स में डिफ्रेंशिएशन है, उसके पॉड्स में डिफ्रेंशिएशन है, और उसके सीड में भी डिफ्रेंशिएशन देखा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मटर के पौधे को क्या करा, अपनी स्टडी के लिए चूज़ करा। मेंडल एग्जामिन्ड द फॉलोइंग 7 कैरेक्टर्स फाउंड इन पी। अब मेंडल ने क्या करा, 7 कैरेक्टर्स लिए जिनको कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेस बनाया। तो वो 7 कैरेक्टर्स ये आपको याद भी रखने हैं। ये एमसीक्यू में भी कई सारे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को चूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो कितने कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स थे, जिसमें कि कैरेक्टर हैं और उनके डिफरेंट ट्रेट हैं। तो जैसे कैरेक्टर में फ्लावर का कलर आ गया और उसके 2 डिफरेंट ट्रेट क्या हो गए, पर्पल एंड वाइट हो गया। तो फ्लावर का पोजीशन है, इसी तरह से एक्साइल है या टर्मिनल है, सीड का कलर है येलो है या ग्रीन है, सीड शेप है राउंड या रिंकल्ड है, पॉड शेप्ड है, इनप्लांटेड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और इसी तरह से पॉड का कलर है ग्रीन या येलो, स्टेम की हाइट थी टॉल या शॉर्ट। तो यहाँ पे हमने डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया है किस तरह से 7 कैरेक्टर्स जो थे, 7 अपोजिट कैरेक्टर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे कि विपरीत लक्षण इन्होंने लिए थे। तो इस तरह से इन्होंने इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, इन कैरेक्टर्स और इन ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए अपना स्टडी इन्होंने शुरू किया था। मैंडल नीडेड टू कंट्रोल द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, मैंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ की आवश्यकता हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है, केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही करना है। सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा ही जो अगली पीढ़ियाँ होंगी उनमें कैरेक्टर्स को मैंने स्टडी करना है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो उन्होंने अवॉइड करा। तो एक्सपेरिमेंट्स वर डन बोथ सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड पी। अब क्रॉस पॉलिनेशन भी उन्होंने देखा तो सही, लेकिन जो मेन उनका फोकस था वो किसकी तरफ था, सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए उन्होंने क्या करा, जो फ्लावर थे, फ्लावर पे बैग को लगा दिया और ये श्योर हो गए कि जो स्टेमन्स हैं कार्पल से वो सेम ही फ्लावर पे गिरे। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन वाज इंश्योर्ड बाय कटिंग ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम अ फ्लावर बिफोर pollen was produced, then dusting the carpels of the flower with pollen from another plant. To ensure reliability, Mendel used thousands of plants in each experiment. तो ये काफ़ी लंबा एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि मेंडल ने क्या करा, अपने बहुत ही सारे पौधों को, हजारों पौधों को क्या करा था, पी के उगाया था और उनमें फिर क्या करा था, अपने इन कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। ठीक है, he came to 3 important conclusions from these experimental results। तो अब जो उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट करा, 7 साल की जो उनकी मेहनत थी, उसको फिर उन्होंने क्या करा, एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला कि द इनहेरिटेंस ऑफ ईच ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय यूनिट्स और फैक्टर्स दैट आर पास्ड ऑन टू डिपेंडेंट्स अनचार्ज्ड। दीज यूनिट्स आर नाउ कॉल्ड जीन्स। तो उस समय तो जेनेटिक्स के बारे में बहुत नॉलेज था नहीं, क्योंकि न जीन्स का पता था, न ही
किसी और जो लिंकेज वगैरह है इन सब चीज़ों का पता था। तो इस तरह से क्या हो गया, मेंडल ने जो भी चीज़ को स्टडी करा उनको क्या कहा गया, एक फैक्टर कहा गया। फैक्टर उन्होंने नाम दिया, कारक उन्होंने नाम दिया। इन जो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे थे, पास आउट हो रहे थे, इन लक्षणों को उन्होंने क्या कहा, कारक कहा। एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स वन सच यूनिट फ्रॉम ईच पेरेंट फॉर ईच ट्रेट। अ ट्रेट मे नॉट शो अप इन एन इंडिविजुअल बट कैन स्टिल बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो कंक्लूज़न थे, इन्हीं कंक्लूज़न को बाद में कुछ साइंटिस्ट थे, आगे हम अब बताएंगे उनको, तो उन्होंने क्या करा, जब मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया जा रहा था तो उस समय ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित हुआ। जो भी मेंडल ने कंक्लूज़न दिए थे, बाद में इन सभी को क्या बना दिया गया, फिर नियम बना दिया, लॉ बना दिया। बाद में यही मेंडल्स लॉ कहलाते हैं। अब मेंडल के नियम को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है, जैसे कि व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये सभी आप लोग जानते हैं कि ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स आ जाते हैं पेरेंट्स से, वो किस तरह से आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स क्या है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, वो एक ब्रांच है। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड आर ट्रेट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट हो रहे हैं उन्हीं को मेंडल ने क्या कहा था, ट्रेट कहा था। मेंडल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेस इन प्रिडिक्टिंग हाउ ट्रेट्स वुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो उस समय ऐसा नहीं था कि मेंडल अकेले थे जो इन कामों को कर रहे थे, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जो इस तरह का वर्क कर रहे थे, लेकिन मेंडल को इन कामों में सक्सेस मिली। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट कारण थे, वो भी आगे मैंने इस लेक्चर में बताए हैं। तो जिनके कारण मेंडल क्या हुए थे, अपने इस काम को करने में सक्सेसफुल हुए थे। बाकी जो लोग थे वो भी काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां की जिसके कारण कि वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। तो इस तरह से मेंडल ही वह पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या करा कि ये भविष्यवाणी की कि ट्रेट किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट टर्म है इसमें फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, द वे एन ऑर्गेनिज्म लुक्स एंड बिहेव्स इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, अक्सर जेनेटिक्स में दो शब्द आते हैं। तो फिनोटाइप का मतलब क्या है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे कि कलर ऑफ आईज है, कलर ऑफ हेयर्स है, ठीक है, तो ये सब क्या है, फिनोटाइप है। जो भी हमें दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, द जीन कॉम्बिनेशन एंड ऑर्गेनिजम्स कंटेन इज नोन एज जीनोटाइप। तो जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो भी जीन का कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसे हम देख नहीं सकते, ये सिर्फ क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। एक और चीज़ इसमें आती है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर जो था वो आरसी पुनेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। क्योंकि मेंडल जो थे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें अपने ट्रेड्स में स्टैटिकल जो एनालिसिस था उसका स्टडी करने में क्या हो रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो इसी समय पुनेट ने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया था जिसमें कि इन कैरेक्टर्स को रखा जाता था और फिर उनके बीच क्रॉस करा के किस तरह से उसे एक्सप्रेस करते थे। तो यही क्या होता था, पुनेट स्क्वायर कहलाता है। पुनेट स्क्वायर आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट व्हाट पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स मे बी। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स का टाइप हम बता सकते हैं कि किस तरह के पेरेंट्स से किस तरह का ऑफ स्प्रिंग का जनरेशन होता है। नेक्स्ट होता है क्रॉस। क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दो तरह के क्रॉसेस यहाँ पे कराए गए हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। तो हेट्रोजाइगोट क्या होते हैं, जिसमें क्या होंगे, बोथ टाइप ऑफ एलिल्स। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट क्या होते हैं, एलिल्स होते हैं। जैसे ए स्मॉल ए और कैपिटल ए, ठीक है। और होमोजाइगस में क्या होगा, कंटेन ओनली वन एलिल फॉर अ ट्रेट, जैसे कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए। तो ये अभी आगे हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे किस तरह का होता है। जैसे मेंडल ने जब क्या करा था, कैरेक्टर्स लिए थे, जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट में जब क्रॉस कराया था तो उसमें क्या था, जो टॉल प्लांट था दैट इज उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया था, और जो ड्वार्फ प्लांट था उसको क्या करा गया था, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया था। तो ये जो अल्फ़ाबेट हैं ये क्या है, डोमिनेंट और रेसेसिव के बेस पर इनको कैपिटल और स्मॉल कहा गया। तो जिसमें क्या होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह के कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोट। और जिसमें केवल एक ही तरह का डोमिनेंट वो शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो इस तरह से ये जो क्रॉसेस होते हैं वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दो तरह के होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट था मोनोहाइब्रिड वर्सेस डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड में क्या होगा, एक तरह के करेक्टर्स हम लेते हैं, जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। इसमें एक तरह का करेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है। डाईहाइब्रिड में क्या होगा, दो अलग अलग तरह के करेक्टर्स लेंगे, जैसे इसमें क्या होता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी कि दो अलग अलग तरह के करेक्टर्स के बीच में फिर क्या करा रहे, क्रॉस करा रहे, दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड। इसको हम मेंडल के जो तीसरा लॉ है उसमें उसमें अच्छे से इसको समझेंगे कि किस तरह से दो अलग अलग तरह के करेक्टर्स के को लेते हुए जब क्रॉस होता है तो दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम भी है, अक्सर आपने इसको देखा है अपनी बुक में कि किस तरह से जब 9:3:3:1 का रेशियो हमें मिलता है तो दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसको आगे हम स्टडी करेंगे अभी। तो अब ये तो थी मेंडल की हिस्ट्री और उनके एक्सपेरिमेंट्स, तो किस तरह से मेंडल ने जो है गार्डन पी पे अपना एक्सपेरिमेंट करा था और क्या क्या उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स से फिर फाइंड आउट किया था। मेंडल ने काफ़ी मेहनत करी थी अपने काम को करने के लिए। इन्होंने क्या करा था, 34 जो वैरायटीज़ थी पी की, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों से पी की वैरायटीज़ को मंगाया था और उनमें से फिर क्या करा था, 7 कैरेक्टर्स को छांटा था। तो मेंडल को ये कैरेक्टर्स छांटने में ही 3 साल लग गए थे। जब उन्होंने सारी वैरायटीज़ को बोया, उसके बाद उसमें से देखा कि किस वैरायटी में कौन सा कैरेक्टर निकल रहा है, तो इस तरह से उन्होंने क्या करा था, कैरेक्टर्स को लिया था अलग अलग। यही इनका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था कि इन्होंने क्या करा था, कुछ ही कैरेक्टर्स को चूज़ करा था, जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनको चूज़ करा था, जिसके कारण कि उन्हें क्या मिली थी, फिर अपने काम में सक्सेस मिली थी, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल ने 7 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद अपने रिजल्ट्स को पब्लिश कराया, लेकिन उनके रिजल्ट्स को किसी ने भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। बाद में फिर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को फिर क्या करना, मेंडल जो इसी तरह का काम कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन पे अपना काम कर रहे थे, इनमें थे ह्यूगो डिब्रिस, कॉल कॉरेंस और ट्रेशमार्क। जो ह्यूगो डिब्रिस थे ये अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे, जैसे ह्यूगो डिब्रिस थे वो हॉलैंड में काम कर रहे थे, कॉल कॉरेंस थे वो जर्मनी में काम कर रहे थे, ट्रेशमार्क जो थे वो ऑस्ट्रिया में काम कर रहे थे। तो इस तरह से ये तीनों लोग अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। बाद में फिर इन्होंने क्या करा, अपना जो वर्क था उसको रिलायबल बनाने के लिए देखा, स्टडी करा कि इस तरह का काम कोई और तो नहीं कर रहा है। तो जब ये लोग ये फाइंड आउट कर रहे थे तो ये तीनों को क्या हुआ, एक दूसरे के बारे में पता चला कि हम लोग तो एक जैसा ही काम कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने देखा कि मेंडल का जो एक पेपर था जो पब्लिश हुआ था उनका पेपर बुक में, तो उन्होंने उस पेपर को स्टडी करा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का काम तो पहले हो चुका है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो फिर इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या करा, एक साथ काम करना शुरू करा और फिर जो मेंडल का काम था उसको रीओपन करा, रीडिस्कवर करा। ये 1900 सन की बात है, 1900 सन में मेंडल की मृत्यु के बाद फिर इस काम को दोबारा से खोजा गया था। और बाद में फिर कॉल कॉरेंस जो थे उन्होंने क्या करा, मेंडल के जो काम था उसको क्या करा, नियमों का रूप दिया। मेंडल के जो लॉज थे वो 1900 सन में फिर उनको नियम कहा गया था। पहले इनको क्या कहा जाता था, कंक्लूजन कहा जाता था, निष्कर्ष कहा जाता था। तो इस तरह से मेंडल ने क्या करे, 3 जेनेटिक्स के प्रिंसिपल दिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब हम एक एक करके इन नियमों को देखते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कोई कैरेक्टर जो कि क्या हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग में दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, क्रॉस कराया जाता है उनके बीच में, तो फिर जो कैरेक्टर क्या होगा, पहली बीवी में दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। इन अ क्रॉस पेरेंट्स दैट आर प्योर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। Offsprings that are hybrid for a trait will have only the dominant trait in the phenotype। तो phenotype में क्या होता है, केवल एक तरह का कैरेक्टर दिखाई देता है जिसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। फैक्टर अकर्स इन पेयर्स। अब जो फैक्टर हैं जिनको मेंडल फैक्टर कहते हैं, जो आजीन कहे जाते हैं, वो क्या होते हैं, पेयर्स में रहते हैं हमेशा, ठीक है। In a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominant, the other recessive। तो दो अगर हम
करेक्टर्स लेते हैं, अलग अलग फैक्टर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पेयर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और एक पेयर क्या होता है, रेसेसिव होता है. द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and expression of both in the F2. It also explain the proportion of 3:1 opt-in and the F2 generation. देखो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं किस तरह से होता है. लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है. मोनोहाइब्रिड मीन्स क्या होगा, एक तरह का करेक्टर हम ले रहे हैं, जैसे प्लांट की हाइट को हम यहाँ पे देखते हैं, प्लांट की हाइट को हम देखते हैं, इसमें क्या ले रहे हैं हम, लंबा प्लांट और छोटा प्लांट, दो अलग अलग प्लांट हम ले रहे हैं. तो इनके बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है, दिस इज वन गैमेट फॉर लॉन्ग प्लांट एंड दिस इज वन गैमेट फॉर शॉर्ट प्लांट. ठीक है, तो गैमेट्स हो गए, गैमेट्स के बीच में क्या होगा, फिजन होगा. तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी जो होता है वो गैमेट हमारा फॉर्म हो जाएगा. तो इसमें क्या होगा, एफ दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन. अब इसमें क्या होता है, केवल हमको क्या मिलते हैं, लंबे प्लांट देखने को मिलते हैं. तो लंबे प्लांट मिलेंगे, इट मीन्स कि जो छोटे प्लांट का करेक्टर है, ठीक है, ड्वार्फ प्लांट्स का जो करेक्टर है वो क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, वो F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन करेक्टर है उस पीढ़ी के अंदर, वो करेक्टर मौजूद है. अब ये किससे प्रूफ हुआ था कि उस पीढ़ी के अंदर ये करेक्टर है, तो फिर क्या किया गया, इन्हीं को क्या कराया गया, दोबारा से क्रॉस कराया गया इनके बीच में. तो फिर देखिए इस तरह से यहाँ पर अगर इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट F1 F2 जनरेशन में हमको क्या मिलते हैं, तीन जो हैं वो टॉल प्लांट मिलते हैं और एक जो है वो क्या मिलता है, ड्वार्फ प्लांट मिलता है. इस तरह से 3:1 का हमको रेशियो मिलता है, यानी कि F2 जनरेशन में दोनों ही करेक्टर्स क्या हो जाते हैं, फिर शो हो जाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. देखिए यहाँ पे हमने कलर्स के थ्रू भी शो करा है कि जो पेरेंट जनरेशन है इसके बीच ट्रू ब्रीडिंग होता है, पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर हमने लिया है. तो फिर फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में हमको क्या मिलते हैं, सारे के सारे प्लांट जो होते हैं वो पर्पल फ्लावर मिलते हैं, क्योंकि पर्पल क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है. ठीक है, फिर F2 जनरेशन में क्या मिलता है हमको, 3 जो है वो पर्पल फ्लावर मिलेंगे एंड 1 जो होता है वो क्या मिलेगा, वाइट फ्लावर मिलेगा, दैट इज 3:1. तो इस तरह से जो डोमिनेंट करेक्टर है वो क्या होता है, हाईली इफेक्टिव होता है और वही पहली जनरेशन में वही शो होता है, नेक्स्ट जनरेशन में दोनों ही करेक्टर्स पे क्या होता है, हमको शो हो जाते हैं. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, तो अब सेकेंड लॉ को हम देखते हैं. सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना, पृथक्करण का नियम इसको हिंदी में कहा जाता है. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द टू एलिल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो जब क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दो एलिल क्या हो जाते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से. एलिल्स फॉर अ ट्रेट आर देन रिकॉम्बाइंड एट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसिंग द जीनोटाइप फॉर द ट्रेट ऑफ द ऑफस्प्रिंग. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, देखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लाइंडिंग and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen in the F1 stage. अभी हमने आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि F1 स्टेज में क्या मिल रहा है, केवल एक टाइप का करेक्टर हमें देखने मिल रहा है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होते हैं, फिर दोनों ही तरह के करेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग रेशियो में. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. ठीक है, तो गैमेट में क्या होता है, दो में से एक करेक्टर आ जाता है, दैट इज अगर डोमिनेंट है तो वो क्या करेगा, डोमिनेंट करेक्टर को शो करेगा, रेसेसिव है तो फिर रेसेसिव को शो करेगा. ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर व्हाइल अ हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रपोर्शन. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर फैक्टर्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स एंड गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. तो जो ट्रेट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, और फिर जब पेयर में हैं बाद में जब ये क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इनके बीच में ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. देखो ये इस तरह से सेपरेट हो गए, यहाँ पे 2n हमारे पास था. ठीक है, तो इसमें से हमारे पास क्या बन गए, गैमेट जब फॉर्म हुई तो दैट इज n हमारी फॉर्म बन गई. तो इस तरह से गैमेट्स का क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है. थर्ड एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसके अंदर कहा गया, देखो, एलिल्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्स सेल्स या ऑफस्प्रिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. ठीक है, एलिल्स जो होते हैं डिफरेंट ट्रेट के लिए वो क्या हो जाते हैं,
इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक दूसरे से। In the dihybrid cause, the phenotype round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green appear in the ratio of 9:3:3:1। अब ये जो रेशियो है इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको पुनेट स्क्वायर सॉल्व करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह से होता है। इसमें डिफरेंट जो ट्रेट्स हैं उनको हमने लिया है। यहाँ पे कैरेक्टर्स अलग अलग लिए गए, जैसे सीड है, सीड राउंड और येलो कलर का है, और दूसरा इसमें राउंड और ग्रीन कलर का है, ठीक है। फिर रिंकल्ड येलो कलर का है और रिंकल्ड ग्रीन कलर का है। इस तरह से चार अलग अलग क्या हैं, अपोजिट कैरेक्टर्स को हमने लिया, इनके बीच क्रॉस कराया गया, तो हमको किस तरह से रेशियो फाइंड आउट हुआ। 9 जो है हमारे, देखिए 9 जो है वो सीड क्या थे, राउंड और येलो हमको मिले, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 9 क्या हो गए हमको, राउंड येलो सीड फाइंड आउट हुए। नेक्स्ट क्या था, 3 रेश, ठीक है। 3 रेशियो में क्या मिला हमको, देखिए यहाँ पे आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यानी कि राउंड और ग्रीन हमको मिला, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए 3 हमको क्या मिल गए, राउंड और ग्रीन कलर के सीड मिल गए। अगला है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर का मीन्स क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया एंड येलो कलर मिल गया, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो कलर। और एक जो था वो क्या मिला, टोटल रेसेसिव कैरेक्टर मिला, इसमें क्या मिला, स्मॉल आर और स्मॉल वाई दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। तो इस तरह से जब मेंडल ने इन कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराया तो इनको ये जो है फाइंड आउट हुआ कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। इस तरह से इसको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा क्या कहा गया है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of the characters। तो इस तरह से ये लॉ थे, मेंडल के 3 इंपॉर्टेंट लॉ हैं। मेंडल का काम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, देखो बिफोर हिज टाइम नो वन टुक द टाइम टू फिगर आउट हाउ ट्रेड्स वर पास्ड ऑन। तो जो इस तरह का काम जो हो रहा था तो वहाँ पे क्या कहा गया था, देखो अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे थे लेकिन कोई भी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाया कि किस तरह से ट्रेड जो होते हैं वो पास आउट होते हैं। मेंडल्स वर्क लेड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर अदर साइंटिस्ट टू बिल्ड ऑन। तो मेंडल ने क्या करा, एक फ्रेमवर्क डेवलप कर दिया, अदर साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे इस तरह का, उनके लिए एक फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार कर दिया। मेंडल के बाद फिर क्या हुआ, देखो मैंने पहले भी आपको हिस्ट्री में बताया कि मेंडल का जो काम था वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस समय पे साबित नहीं हो पाया था, किसी ने भी उसकी तरफ फोकस नहीं किया कि मेंडल ने जो काम किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा हम जेनेटिक ट्रेट्स को जो है स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेंडल अपने इस काम को उन्होंने करा और बाद में उनकी डेथ हो गई, तो इस बीच में किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में 1900 में जो थे 3 साइंटिस्ट मैंने आपको बताया, ह्यूगो ड्रिविस, कॉल कॉरेंस एंड ट्रेशमार्क, इन लोगों ने इसी तरह का काम किया और फाइंड आउट किया कि इससे पहले मेंडल ने जो है ये काम बहुत पहले किया हुआ है। तो फिर उन्होंने इनके काम को क्या करा, रीओपन करा और उसको फिर क्या करा, पब्लिश करा था। तो इस तरह से अदर साइंटिस्ट ने क्या करा, जो ये मेंडल का वर्क था उसको जेनेटिक्स की नींव बनाया। तो इसी वजह से फिर बाद में मेंडल को क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे थे उसमें उन्हें सक्सेस मिली, तो किन कारणों की वजह से उनको सक्सेस मिली थी। मेंडल के साथ ही उस समय और भी कई साइंटिस्ट थे, जैसे जे कार्ल रूटर थे, जर्मनी के थे ये, इन्होंने भी अपने हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन टोबैको प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे। इसके साथ ही नाइट और गॉस थे, इन्होंने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे थे और इन्होंने तो गार्डन पी को ही अपना एक्सपेरिमेंटल प्लान चूज़ करा था। लेकिन जो नाइट और गॉस थे इन्होंने ज़्यादा करेक्टर जो थे कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ज़्यादा चूज़ करे थे, जिसके कारण कि ये अपने एक्सपेरिमेंट में क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। लेकिन मेंडल जो थे उन्होंने अपने 7 साल तक जो एक्सपेरिमेंट करे उनमें वो सक्सेसफुल हुए। फाइनली एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए उसके कुछ कारण थे, जैसे कि उन्होंने क्या करा था, पी प्लांट को चूज़ करा था जो कि क्या था, इजीली ग्रोन था। पी की जो होती हैं वो सक्सेसिव जनरेशन्स जो होती हैं वो रैपिडली प्रोड्यूस हो जाती हैं। और उन्होंने क्या करा था, बहुत जो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि 7 जो थे उन्होंने विपरीत लक्षण जो थे चूज़ किए थे, तो वो क्या थे, बहुत ही इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, इस वजह से भी उन्हें सक्सेस मिली थी।
और बाकी जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था उसको क्या करा था, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करा था। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों तरह का इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो उसमें जो पॉलिनेशन की कंडीशंस थी उनको इन्होंने क्या करा, स्ट्रिक्टली फॉलो करा था। बाकी इन्होंने जो अपने रिजल्ट्स के एनालिसिस थे उनको क्या करा, मैथमेटिकल स्टैटिकल एनालिसिस करके अपने रिजल्ट्स को दिया था। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण वो क्या कर पाए, अपने जो निष्कर्ष थे उनको अच्छी तरह से स्टडी कर पाए थे। और बाकी इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंटल फील्ड लगाया था उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को स्टडी करा था। He studied traits that had two easily identified factors. One of the main advantages Mendel had over the other scientists was that he excelled in mathematics, which was majorly used in his experiment. तो ये मैंने बताया कि उन्होंने क्या करा, अपने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे उनको लिखने में स्टैटिकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, जिसके कारण कि वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए थे। ही मेंटेन्ड एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो अपनी हर ऑब्जर्वेशन का उन्होंने क्या करा, बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड रखा था। तो इस तरह से ये कुछ कारण थे जिनके कारण मेंडल अपने काम में क्या हुए थे, सक्सेसफुल हो गए थे। बट उनका बैड लक था कि वो अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री के दौरान इन एक्सपेरिमेंट्स को किसी को भी समझा नहीं पाए, या यूँ कहें कि उनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, जबकि ये बहुत ही बड़ा काम था जेनेटिक्स के फील्ड में, ये एक फ्रेमवर्क था। पर मेंडल का ये दुर्भाग्य कहिए कि वो अपनी लाइफ पीरियड के दौरान इस काम के कारण कोई भी प्रसिद्धि नहीं पा सके थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने मेंडल की लाइफ हिस्ट्री को देखा, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, क्या क्या उन्होंने करेक्टर्स को लिया, स्टडी किया, और उसके बाद फिर क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला था, और किन साइंटिस्ट ने मेंडल के जो निष्कर्ष थे उनको नियमों का रूप दिया। इस तरह से हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल यहाँ पे जानकारियाँ मेंडल और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में ली। आई होप कि इस लेक्चर के द्वारा आपको जेनेटिक्स का ये पार्ट काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।